नमस्ते दोस्तों आज मेरी कहानी का शीर्षक है झूठन। वह 1.5 बरस से हमारे घर में बर्तन मांज रही है। उम्र करीब 16 या 17 बरस होगी। पक्का रंग, बौड़े नाक नक्श, गठा हुआ जिस्म, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि कम से कम उसे वासना से ग्रस्त पुरुषों से तो मुक्ति मिलेगी। वैसे तथ्य झूठा भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर कामांध पुरुष तृप्ति के आवेग से तन, मन और उम्र का सौंदर्य कुछ भी नहीं देखते। उन्हें चरित्र, पवित्रता और नैतिकता का पता नहीं होता। वह तो छटाक भर तृप्ति के लिए पूरा समुंदर लांघ जाएं। मैंने हौले से पूछा, आज उदास क्यों है सरोज? वह कुछ ना बोली और रगड़े हुए पतीले को बार बार रगड़ने लगी। आंखें चुराते हुए उसने मुझसे पल्ला झाड़ना चाहा। मेरा मन शंका से भर उठा। उसका आंख का पानी टप से पतीले पर गिरा, पर उसके उलझे बालों के भीतर से देख पाना नामुमकिन था। पर मेरा अनुमान तो 100% सच था कि वह भीतर ही भीतर किसी तूफान से टकरा रही है। मैंने उसे छूना चाहा, लेकिन हाथ पीछे धकेल लिया। मायूसी ने उसकी बदसूरती को और भी भयावह बना डाला था। एक बार को मुझे लगा किसी छोटे बच्चे की दुष्टता जैसी है, जो बार बार पूछने पर भी नहीं बोलता। लेकिन आज उसकी सारी उथल पुथल मेरे अंदर समा गई थी। मैं उसके सारे बर्तन मांजने का इंतजार नहीं कर सकती थी। किसी अनहोनी के अनुमान से मेरे भीतर कुछ टूटने लगा था। वह कभी खामोश और उदास नहीं रहती थी। आए दिन अपने घर में अपने घर वालों के जुल्म के आगे पिटने के बाद भी वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। फिर आज क्यों चुप थी वो? इस बात की शंका से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। शायद ये किसी तूफान से पहले का सन्नाटा था। हमेशा की तरह दया के लिबास में आना आज कठिन हो रहा था। मैं चीख पड़ी, छोड़ दे इसे और बता सच सच कि क्या बात है। डरावनी हवाइयों से भरा हुआ चेहरा छुपने को कोना तलाशने लगा। ना बीबी जी, कुछ ना हुआ। उसका सफ़ेद रंग का झूठ उसके काले रंग पर साफ दिखाई दे रहा था। छी, इस सड़ांत को धोकर आ। कैसे इतनी बदबू बर्दाश्त करती है तू? फिर आकर साफ साफ बता कि क्या बात है। और रोज नहाती क्यों नहीं? देख कपड़े कितने मैले हो रहे हैं। कितनी बार कहा है कि साफ सुथरी रहा कर। वह चुप रही, अपनी स्मृतियों को खंगाल रही थी, जो कुछ खास पुरानी नहीं थी, अच्छी थी या बुरी, पर मानस पटल को घेरे हुई थी। वही स्मृतियां जिससे वह भयभीत थी और मन उसका कसैला था। आंखें चुराना डरावने सवालों से बचने का रास्ता भर होता है। ऐसा ही तो कर रही थी सरोज। उसका दर्द जैसे मेरे अंदर समाता चला जा रहा था। वह मेरे सामने डरी सहमी सी आकर खड़ी हो गई और गंदे पानी से भीगे दुपट्टे को उंगली से मरोड़ने लगी। बेशक वह डरी हुई थी, पर मेरे पांव उखड़ रहे थे। मैं जल्दी से बेडरूम में लगे आईने का एक चक्कर लगा आई। ऊपर से लेकर नीचे तक खुद को भरपूर निहार लिया। गोरा चिट्टा और सांचे में ढला हुआ बदन देखकर मैं गुमान से भर उठी। जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर सरोज की भाभी ने उसे फिर मारा पीटा होगा। बेचारी बिन माँ बाप की औलाद जो ठहरी। चलो पूछती हूँ, कयास क्यों लगाऊं? खुद को संतुलित करते हुए मैं बाहर आई। वह वैसे ही अडिग टिकी थी। उसके कंपन में भय से ज्यादा संतुष्टि झलक रही थी, तो मैं वास्तविक भय से थर थर कांपने लगी। मैंने क्रूर लिबास ओढ़ना चाहा। बोल, क्या बात है?
मैंने उसे डपटते हुए ज़रूर पूछा, मगर कहीं ना कहीं सहानुभूति भी थी। उसके सिर्फ मेरे कड़े रुख को महसूस किया और थोड़ा सहम गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और सुर को कुछ नरम करते हुए मैंने पूछा, मैं कौन सा तुझे खा जाऊंगी? वैसे तो तू अपनी सारी राम कहानी मुझे पटर पटर बताती है, आज क्या हुआ? सरोज ने मेरी बात को नजरअंदाज करके घड़ी की तरफ देखा। बीबी जी, मैं कल देर से आऊंगी। क्यों? देर से क्यों आएगी? और बात बदलने की कोशिश मत कर, जो पूछ रही हूं उसका जवाब दे। मुझे लगा, क्या इतना लंबा संघर्ष ये जवाब सुनने के लिए किया था मैंने? उनकी बातचीत का मुद्दा आगे बढ़ाया। इससे पहले कि बातचीत और आगे बढ़ती, आलोक भीगा हुआ तौलिया लपेटकर वॉशरूम से बाहर निकला। वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। होठों पर कोई गीत था जिसकी सिर्फ धुन समझ में आ रही थी, और ऐसा तब होता है जब वह किसी एहसास से मनी मन सराबोर हो। वैसे भी अक्सर आलोक मूड फ्रेश होने पर टूटा फूटा गाया ही करता है। वह जल्दी में था। उसने मुझे देखा और फिर सरोज को। गुनगुनाना भूल गया। वह मेरी बातचीत से खफा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों ने कुछ ना कहकर भी बहुत कह दिया, जैसे उसने अपने गिरे हुए शब्दों को वापस लिया हो। स्थिति को भांपकर एक चिर परिचित मुस्कान बिखेरनी चाहिए, मगर अगले ही पल उसका ये प्रयास विफल हो गया। सरोज ने आंख की कोर से उसको देखा और पलट कर खड़ी हो गई। मुझे लगा आलोक असहज हो गया है। उसकी शारीरिक भाषा रोज से अलग थी। आलोक के जाने के बाद मैंने थूक से गले को तर किया और फिर पूछा, बोल रही, जल्दी आने में क्या दिक्कत है तुझे? वह बगैर जवाब दिए मुंह फेर कर खड़ी रही। उसकी चुप्पी विकृत तस्वीरों को जन्म दे रही थी, जहां सफ़ेद, काले और स्लेटी रंग के चित्र धुआं धुआं होकर बिखरे हुए थे। मैं सिर्फ अपाहिजा दृष्टा ही थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कहीं मेरा कयास सही तो नहीं? इतना उद्वेग, जैसे कोई तूफान हो। नागफनी के 4 कांटे मेरे गर्दन पर उगाए, जो अंदर एक खाल को खरोच रहे थे। क्या सारी वर्जनाओं को लांग कर बहना इतना आसान है? बेशक ये बहाव गंदे नाले का था, मगर बड़ा चुनौतीपूर्ण था। इतना समझना मुश्किल काम नहीं था। दोस्तों, आगे की कहानी मैं कल आपके लिए लेकर शाम 5 बजे फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए।